Hello my dear students, welcome to my channel Patel Science Academy. Dear students, in this lecture I am going to teach you about the second number kingdom of the five kingdom system, and it is kingdom Protista. Dear students, in the previous lecture I have started about the five kingdom system of Whittaker, R.H. Whittaker. And dear student, R.H. Whittaker has suggested that five kingdom system, and in that five kingdom system all the organisms of the world has been put. So dear students, in the previous lecture I taught you about kingdom Monera, and in this lecture you will know about kingdom Protista. Dear student, what is kingdom Protista, or what are protists? Dear students, to answer this question you have to be ready to note down all the points of this question here in a very easiest way. डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा जो सेकंड नंबर किंगडम है वो क्या है, और उसका पूरा क्लेरिफिकेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट क्या है. आंसर इज हेयर. डियर स्टूडेंट, प्रोटिस्ट आर सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये एक सिंपल ऑर्गेनिज़म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म है. डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने याद रखना चाहिए. एक तो ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज़म है और दूसरी यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म है. यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म है मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, दुनिया में दो टाइप के सेल हैं. एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल. तो जो ऑर्गेनिज़म प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, उसकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है, उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म बोलते हैं. और जो ऑर्गेनिज़म यूकैरियोटिक सेल से बना है, डैट ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म. सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोटिस्ट जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं. एंड एक उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो आप नोट कर सकते हैं, डैट आर नाइदर प्लांट्स, ना तो ये प्लांट है नॉर एनिमल्स और फंगी. ना ही ये एनिमल है, ना ही ये फंगी है, ना ही ये प्लांट है. इवन दो दे लुक लाइक प्लांट, लुक लाइक एनिमल, लुक लाइक फंगी, ये फंगी की तरह दिख सकते हैं, प्लांट की तरह दिख सकते हैं, एनिमल की तरह दिख सकते हैं. आप इनको देख के कुछ प्रोटिस्ट ऐसे है कि आप बोलेंगे ये तो प्लांट दिखता है, ये तो एनिमल दिखता है या फंगी की तरह दिखता है. लेकिन ये प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है और फंगी भी नहीं है. ये एक सेपरेट ऑर्गेनिज़म के ग्रुप में डाला गया है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा. और ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज़म है, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये स्लाइड में आपको ये पॉइंट समझ में आया है. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर. डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट फीचर देखने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हर क्यूरी का आंसर मेरे चैनल पर आप जानिए. और अगर आपको कुछ क्यूरी से और कुछ आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें. डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. अभी जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया हूँ, किंगडम प्रोटिस्टा मीन्स द सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और दे आर नाइदर प्लांट, एनिमल और फंगी. डियर स्टूडेंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. अब इसको नोट भी कर सकते हैं वन बाय वन. द टर्म प्रोटिस्टा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टॉस मीनिंग द वेरी फर्स्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटिस्टा वर्ड है, ये प्रोटिस्टा वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया है. और ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से आया है? प्रोटिस्टॉस, PROTISTOS. प्रोटिस्टॉस ये वर्ड से ये आया है ग्रीक लैंग्वेज की, और इसका मीनिंग होता है द वेरी फर्स्ट, यानी बहुत पहले वाले ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब ये बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स है, और इसका प्रोटिस्टॉस ग्रीक लैंग्वेज में यही मीनिंग आता है. तो आप ये नोट कर सकते हैं, प्रोटिस्टा डिराइव फ्रॉम द प्रोटिस्टॉस मीनिंग वेरी फर्स्ट. उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली यूनिसेल्यूलर. यूजुअली ये यूनिसेल्यूलर होते हैं. इसका मीनिंग ये है कि ये यूनि मीन्स होता है वन, तो ये एक सेल से बने होते हैं. इसका मतलब ये भी बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स है. लेकिन यूजुअली यूनिसेल्यूलर, सबके सब यूनिसेल्यूलर नहीं होते. द सेल्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कंटेन न्यूक्लियस. ये ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जो है न्यूक्लियस होता है. क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, इसलिए डेफिनेटली देयर विल बी न्यूक्लियस इन द
cell of this organisms which is bound to the cell organelle. तो ये जो न्यूक्लियस है ये ऑर्गेनेल से बाउंड होता है, यानी सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल होते हैं, जो दूसरे पार्ट होते हैं, उनसे ये बाउंड होता है, जुड़ा हुआ होता है इसका न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो ये ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टॉस से आया है, जिसका मीनिंग वेरी फर्स्ट है, और दूसरा ये यूनिसेल्यूलर होते हैं यूजुअली, और इनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल ऑर्गेनेल से बाउंड होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंक्लूड सम ऑफ देम इवन पोजेसेस स्ट्रक्चर दैट एड लोकोमोशन लाइक अ फ्लैजिला और सीलिया। डियर स्टूडेंट्स, लोकोमोशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये लोकोमोशन करते हैं मीन्स अपनी प्लेस चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे ह्यूमन, जैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को लोकोमोशन बोलते हैं। यानी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब वो बॉडी चल रही है, लोकोमोशन कर रही है। तो प्रोटिस्टा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो जिसमें से सबके सब प्रोटिस्टा नहीं, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं। एड करना यानी हेल्प करना। सो वो लोकोमोशन किसकी हेल्प लेकर करते हैं, किसकी हेल्प लेकर ये लोकोमोशन करते हैं? सम ऑफ देम इवन पॉजेस स्ट्रक्चर, इसके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करती है, एड करती है। वो स्ट्रक्चर का नाम है या तो फ्लैजिला या तो सीलिया। तो सीलिया या फ्लैजिला जो है सेल की बॉर्डर पर छोटे छोटे फाइबर की तरह स्ट्रक्चर है, तो उसको सीलिया बोलते हैं। और फ्लैजिला जो एक लॉन्ग टेल की तरह जो स्ट्रक्चर होती है सेल के पास, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया हो किंगडम मोनेरा के एग्जांपल में, तो उसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये फ्लैजिला और सीलिया की हेल्प लेकर लोकोमोशन करते हैं, यानी इनका सेल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी आपके समझ में आया होगा, आई होप सो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिस्ट स्पेकुलेट that protists form a link between the plants, animals and fungi. साइंटिस्ट लोगों का ऐसा स्पेकुलेशन है कि प्रोटिस्टा ये जो किंगडम है, ये किंगडम प्लांट्स को एनिमल से, एनिमल को फंगी से एक दूसरे से लिंक करता है। तो ये लिंक है। या स्टूडेंट्स याद रखिए, इस तरह के पॉइंट पर ही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोटिस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक लिंक है इन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के भी सारे ऑल द पॉइंट्स यू हैव अंडरस्टूड। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको सब पॉइंट्स इसके समझ में आए होंगे इस स्लाइड्स के। उसके बाद लेट्स सी सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोटिस्टा। कुछ और कैरेक्टर भी देखते हैं। द प्राइमरी फीचर ऑफ ऑल प्रोटिस्ट इज़ डैट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये तो मैंने पहले ही बता दिया हो आपको कि प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये इसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइमरी फीचर है, यानी ये यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। दीज आर यूजुअली एक्वाटिक, ये ज़्यादातर एक्वाटिक है, यानी आपको पानी में भी मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में भी मिलेंगे, और इन एरियाज विद द मॉइस्चर, और ऐसे जगह पे मिलेंगे जहाँ पर मॉइस्चर यानी नमी ज़्यादा होती है। यूजुअली पानी में एक्वाटिक कंडीशन में मिलते हैं आपको, और सॉइल में मिलते हैं, या फिर मॉइस्चर वाली जगह पर मिलते हैं। उसके बाद इसका मतलब ये उसका लोकेशन आपको पता चल गया कि दुनिया में आपको प्रोटिस्टा कहाँ मिलेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट स्पेशीज़ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया है, ज़्यादातर ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एंड हाउएवर दे आर अ फ्यू मल्टीसेल्युलर प्रोटिस्ट, जबकि कुछ मल्टीसेल्युलर प्रोटिस्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर यूनिसेल्युलर है, एक सेल से बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मल्टीसेल्युलर है, एक से ज़्यादा सेल से बने हैं इनकी बॉडी, सच एज केल्प। जैसे कि केल्प करके एक प्रोटिस्ट है, वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ स्पीशीज ऑफ केल्प ग्रो सो लार्ज, कुछ केल्प जो है, केल्प एनिमल, केल्प प्रोटिस्टा के कुछ स्पेशीज़ ऐसे हैं जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। इवन दे एक्सीड ओवर द 100 फीट इन हाइट, 100 फीट से भी ज़्यादा कभी ये बढ़ जाते हैं, जैसे कि जाइंट केल्प। तो डियर स्टूडेंट्स, केल्प की एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोटिस्टा अगर यूनिसेल्युलर रहा तो वो आपको आँखों से, आपके नेकेड आइज से नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर एक सेल से बना है, यानी बैक्टीरिया की तरह भी ये हो सकता है। लेकिन किंगडम मोनेरा और
किंगडम प्रोटिस्टा में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि किंगडम मोनेरा में सबके सब यूनिसेल्युलर है, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ यूनिसेल्युलर है जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज, और कुछ तो मल्टी सेल्युलर है जैसे कि केल्प 100 फीट से भी ज़्यादा इनकी हाइट हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, केल्प आपको बताता हूँ। केल्प हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर यूकैरियोट्स द सेल ऑफ दीज स्पीशीज़ हैव अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले बताया हूँ कि इनके सेल में न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, आप इसके डियर स्टूडेंट नोट्स बना सकते हैं, अपने नोटबुक में मेन पॉइंट इसके नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे में बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ये पहले ही मैं आपको इसका मीनिंग बता चुका हूँ। ऑटोट्रॉपिक यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने बॉडी में ही तैयार कर लेते हैं, उनको वो फूड के लिए किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो फूड अपनी बॉडी के अंदर ही तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इनसाइड देयर ओन बॉडी, they are dependent for the food purposes on the other sources, and because they cannot produce their own food, so that type of living organism is called heterotrophic living organism। जैसे कि ह्यूमन जो अपने बॉडी में फूड नहीं तैयार कर सकते, जैसे कि एनिमल अपने बॉडी में फूड नहीं तैयार कर सकते, तो हम हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि कुछ प्रोटिस्टा जो है ऑटोट्रॉपिक है, कुछ प्रोटिस्टा हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है। एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कैन क्रिएट देयर ओन फूड एंड सर्वाइव। पहले ही मैं आपको बताया हूँ, ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को बोलते हैं जो अपनी फूड खुद तैयार कर सकता है और सर्वाइव करता है, ज़िंदा रहता है। हेटेरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर हैंड हैज़ to derive nutrition from the other organisms such as the plants, animals to survive। और हेटेरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड वो खुद नहीं तैयार कर सकता, तो उसको प्लांट्स या एनिमल्स को से उसका फूड जो है रिसीव करना पड़ता है और वो इस तरह से सर्वाइव करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट या स्टूडेंट्स देखते हैं सिम्बियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिम्बियोसिस इज ऑब्जर्व इन द मेंबर ऑफ दिस क्लास। फॉर इंस्टेंट, केल्प मीन्स सीवीड is a multicellular protist that provides otters protection from predators amidst its thick kelp. In turn, the otter eat sea urchins that tends to feed on kelp। डियर स्टूडेंट, सिम्बियोसिस एसोसिएशन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एसोसिएशन है। सिम्बियोसिस एसोसिएशन का आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। सिम्बियोसिस एसोसिएशन मीन्स दो एनिमल एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की बॉडी पर डिपेंड होकर रहते हैं। तो उसका मकसद और उसका एम जो होता है वो ये होता है कि ये अपने प्रेडेटर से, यानी जो इनका शिकार करते हैं, उनसे, अपने दुश्मन से, अपने एनिमी से बचने के लिए, जो इनको खा सकते हैं, जो इनको मार सकते हैं, उनसे बचने के लिए ये एक दूसरे से एक एसोसिएशन बना लेते हैं। अगर सादी लैंग्वेज में कहो तो एक दूसरे से जुगाड़ बना लेते हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उससे इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इन पर हमला नहीं कर पाते, इन पे अटैक नहीं कर पाते और ये दोनों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। जैसे फॉर इंस्टेंट समझने के लिए हम देखते हैं केल्प यानी सीवीड जो है, इट्स अ मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट। लास्ट स्लाइड में ही आपको बताया हूँ कि केल्प जो है एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो 100 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट हो सकती है। तो वो क्या करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाता है। अब आप इसको समझिए कैसे एसोसिएशन दिखाता है। एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ओटर्स के साथ, यानी ओटर्स और केल्प ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स एमिस्ट इट्स थिक केल्प। तो ये जो केल्प जो है, इसकी जो थिक लेयर होती है वो इसको ओटर को बचाती है इन टर्न। और फिर केल्प को क्या फ़ायदा मिला, ओटर को क्या फ़ायदा मिला कि केल्प की थिक लेयर ने उसको बचा लिया, और ओटर से केल्प को क्या फ़ायदा मिला, इन द टर्न ओटर ईट द सी अर्किन्स दैट टेंड्स टू फीड ऑन द केल्प। डियर स्टूडेंट्स, केल्प को ये फ़ायदा मिला कि जो ओटर्स है, ओटर्स की वजह से
कैल्प की भी प्रोटेक्शन हुई और कैल्प ओटर्स को ये फ़ायदा हुआ कि इसके कैल्प की लेयर पर जो कुछ सी अर्किन्स आके बैठते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो बैठते हैं, ओटर्स उनको सी अर्किन को खाता है और उसको उसकी फूड मिलती है। इसका मतलब ओटर्स को फूड मिला और कैल्प को प्रोटेक्शन मिला ओटर्स की प्रोटेक्टिव लेयर से। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिला और दोनों भी एक दूसरे की हेल्प किए और ज़िंदा रहे। ओटर्स को सीआरकिन्स जो कैल्प पे बैठे हैं, जो पानी में रहते हैं, वो खाने को मिले और कैल्प को ओटर्स की लेयर ने दुश्मनों से बचाया। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिला। तो इस तरह के बेनिफिट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को देते हैं, ऐसे इस तरह से रहने के प्रोसेस को, इस तरह से सरवाइव करने के प्रोसेस को, इस पोजीशन में ज़िंदा रहने के प्रोसेस को सिम्बियोसिस एसोसिएशन बोलते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स के सिम्बियोसिस आपके समझ में आया होगा। सिम्बियोसिस मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं ज़िंदा रहने के लिए और अपने दुश्मन से बचने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको सीखने को मिला प्रोटिस्टा के बारे में। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसकी फीचर देखते हैं। अगेन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर में हम देखेंगे द पैरासिटिज्म इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटिस्टा। ये स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा सिम्बियोसिस एसोसिएशन में इसमें है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ये है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैरासिटिज्म इसमें देखने को मिलता है, स्पेसीज सच एज द ट्राइपेनोसोमा protozoa can cause a sleeping sickness in the human. So dear students, ये एक न्यू टर्म यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पैरासिटिज्म। तो कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्राइपेनोसोमा ट्राइपेनोसोमा नाम का जो प्रोटोजोआ है, वो ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस जो है प्रोड्यूस करता है। तो पहले मैं आपको पैरासिटिज्म समझाता हूँ क्या है। पैरासिटिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, वो अपने होस्ट की बॉडी में, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर जाते हैं। दे आइदर सर्वाइव ऑन द surface of their host और inside the body of their host। तो जिसकी बॉडी में वो चले गए, अंदर चले गए या उसकी बॉडी के ऊपर रह गए, तो उसको होस्ट बोलते हैं, और जो गया उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स का फिर से एक मीनिंग है, पैरासाइट्स का मीनिंग है टू शेयर द डिनर टेबल ऑफ अदर्स। तो पैरासाइट्स डियर स्टूडेंट्स एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद नहीं तैयार करते, बल्कि दूसरों का तैयार किया हुआ डाइजेस्टेड फूड यूज़ करते हैं। तो इनको दूसरों का फूड यूज़ करने के लिए उनकी बॉडी के, या तो उनके बॉडी के ऊपर रहना पड़ता है या तो उनके बॉडी के अंदर जाना पड़ता है। तो कुछ दिनों तक ये उनके बॉडी के अंदर ही रहते हैं। अब वो पैरासाइट्स जब उनके बॉडी के अंदर रहते हैं, उन दूसरे बड़े एनिमल के या बड़े ऑर्गेनिज्म के, तो उनको कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी यानी डिजीज़ वो पैरासाइट से होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो मलेरिया जो है एक पैरासिटिक डिजीज़ है, क्योंकि उसमें मलेरिया का जो पैरासाइट्स है, प्रोटोजोआ है, वो ह्यूमन की बॉडी में जाता है और अपनी लाइफ कंप्लीट करता है, वहाँ पर सरवाइव करता है। लेकिन ह्यूमन को क्या हो जाता है, ह्यूमन को मलेरिया नाम की बीमारी, डिसीज़ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है, ये अजीब तरह का प्रोसेस है जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको पैरासाइट्स अपन बोलते हैं, वो उनकी होस्ट की बॉडी में जाते हैं, कुछ दिन तक ज़िंदा रहते हैं और अपनी लाइफ वहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो इससे होस्ट को बीमारी होती है। तो ये भी एक तरीका है ज़िंदा रहने का। तो ऐसे प्रोसेस को पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो हम तो पैरासाइट्स नहीं हैं, हम किसी की बॉडी के ऊपर या किसी की बॉडी के अंदर जाके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन हमारी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे वायरस, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटिस्टा भी इसमें लिस्ट में आ गया है। एक प्रोटिस्टा की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ट्राइपेनोसोमा। ये ह्यूमन की बॉडी में आता है, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये बीमारी प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ गए होंगे पैरासिटिज्म का मीनिंग क्या है। पैरासिटिज्म यानी ऐसे पैरासाइट्स या ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बड़े बड़े एनिमल या बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या तो उनके अंदर जाते हैं, अगर अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर चले गए, जैसे
इंटेस्टाइन में चले गए या लीवर में चले गए, तो क्योंकि बॉडी के अंदर जाके रह रहे हैं इसलिए उनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। और कुछ ऐसे रहते हैं जो बॉडी के अंदर नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं, स्किन पर रहते हैं, जैसे कि कैटल्स की बॉडी को अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी पे बग बैठे रहते हैं। ह्यूमन की बॉडी में सर पे जो है वो लाइस और टिक्स जुए रहती है, वो बॉडी के ऊपर ही रहते हैं, अंदर नहीं रहते, तो उनको एक्सोपैरासाइट्स या एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। एक्टो मीन्स आउटसाइड और एंडो मीन्स इनसाइड। सो एंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स बॉडी के ऊपर रहने वाले पैरासाइट। मीनिंग दोनों का मकसद और एम दोनों का सेम है, दोनों भी फूड यूज़ करने के लिए ही अपने होस्ट की बॉडी में जाते हैं। और होस्ट को क्या होता है नुकसान? पैरासाइट से नुकसान ये होता है कि होस्ट को कोई ना कोई डिसीज़ ज़रूर हो जाती है पैरासाइट्स की एंट्री से। लेकिन पैरासाइट्स को क्या फ़ायदा हुआ? उसको फूड मिल गया और वो फूड लेकर वो ज़िंदा रहता है पैरासाइट। सो कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो पैरासिटिज़म भी दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक एक वर्ड को अपन क्लियर करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पॉइंट की तरफ। प्रोटिस्ट एक्सिबिट्स लोकोमोशन थ्रू द सिलिया एंड फ्लैजिला। इसके पहले भी आपको बताया हूँ, प्रोटिस्टा जो है लोकोमोशन भी करते हैं, यानी अपनी जगह अपनी प्लेस एक जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बॉडी की। किसकी हेल्प लेके? सिलिया की या फिर फ्लैजिला नाम का जो टेल की तरह स्ट्रक्चर होता है उसकी हेल्प लेकर ये लोकोमोशन कर सकते हैं। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा हैव स्यूडोपोडिया। फिर से एक नया वर्ड यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे हैं जो जिनके पास स्यूडोपोडिया है एंड दैट हेल्प देम टू मूव। अब स्यूडोपोडिया का डियर स्टूडेंट्स मीनिंग आपको बताता हूँ। स्यूडोपोडिया दो वर्ड से मिलकर बना है, एक स्यूडो और दूसरा पोडिया। स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स और पोडिया का मीनिंग होता है लेग्स। लेग्स यानी पैर जिससे हम चलते हैं, और लेग्स स्यूडोपोडिया का डियर स्टूडेंट्स मीनिंग आता है ऐसा लेग्स जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी लेग्स है। और इनकी कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे अमीबा जो है ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में स्यूडोपोडिया देखा गया है। स्यूडोपोडिया मीन्स वो अपनी बॉडी में अपने बॉडी का एक पार्ट को अगर उसको जब मूव करना है, सपोज़ वो ए प्लेस पर बैठा है, उसको बी प्लेस पर जाना है, तो इसके पास तो पैर वैर कुछ लेग्स चलने के लिए है नहीं क्योंकि बहुत छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये मूवमेंट करता है। तो अब इसको ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है, तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी को एक ऐसा शेप देगा जो पैर की तरह दिखता है, और उस शेप का यूज़ करके इसने अपने बॉडी को शेप दिया, जो लेग की तरह शेप दिया, और उसकी हेल्प लेकर ये आगे बढ़ गया, ए प्लेस से बी प्लेस पे चला गया। और चला जाने के बाद जब वो बी प्लेस पे पहुंच गया तो उसके बाद क्या करता है, वो जो अपना उसने लेग की तरह जो शेप बनाया था, उस शेप को फिर से वो पहले वाली शेप में कन्वर्ट कर देता है। यानी वो जो उसका पैर था, लेग जो था, अब वो फिर से पहली वाली पोजीशन में आ गया, यानी अब वो पैर नहीं रहा, उसके बॉडी की एक बॉर्डर बन गया। तो यानी पहले वो गोल था जब ए प्लेस पे था, लेकिन बी प्लेस पर जाने के लिए उसने अपने बॉडी को ऐसा शेप दिया कि पैर की तरह दिखने लगा, और वो ए प्लेस से बी प्लेस में चला गया, मूव हो गया, और उसके बाद वो फिर से पहली वाली पोजीशन में उसका जो लेग्स है वो बॉडी गोल यानी राउंड शेप की बन गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया यानी ऐसा पैर, ऐसा लेग जो परमानेंट नहीं है, काम चला हुआ है थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर इनको मूव करना है इन्होंने अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया और मूव हो गया। तो हमारे ह्यूमन के लेग्स को हम स्यूडोपोडिया नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा परमानेंट लेग है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में ऐसे हैं जो काम चलाओ यानी टेम्पररी अपने लेग्स बनाते हैं जब उनको मूव करना होता है, और जब उनका मूवमेंट ख़त्म हो जाता है तो अपनी बॉडी की पहले वाली पोजीशन में वो आ जाते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस पार्ट को स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको सीखने को मिला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, प्रोटिस्टा जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास स्यूडोपोडिया भी हैं। ये स्यूडोपोडिया का यूज़ करके क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके ये पॉइंट समझ में आया होगा, आई होप सो। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड के
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल मीन्स, यानी प्रोटिस्टा के पास जो है एक अपनी जनरेशन रेस करने का, यानी अपनी जो है नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने का असेक्सुअल तरीका भी है। एंड द सेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली रेयर एंड ऑकर ओनली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। और सेक्सुअल मेथड में इनके पास ये बहुत ही ज़्यादा रेयर तरीका है जो कि सिर्फ स्ट्रेस के टाइम में ही ये यूज़ करते हैं, वरना ये असेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन यानी पेरेंट्स से उनके बच्चे यानी उनके ऑफस्प्रिंग का पैदा होने का, प्रोड्यूस होने का प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें सेक्सुअल तरीका होता है और दूसरा जो असेक्सुअल तरीका होता है। असेक्सुअल में पेरेंट्स एक ही होता है और एक ही पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है, उसमें मम्मी डैडी यानी मेल और फीमेल वाला मैटर नहीं होता, बस एक बॉडी रहती है, उसी से नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल मेथड, जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने में आया है, जैसे कि प्रोटिस्टा में भी। और एक तरीका है जिसमें मेल भी रहता है, फीमेल भी रहता है, यानी अपनी अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मम्मी डैडी रहते हैं, उनकी बॉडी जब एक दूसरे से मिलती है तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल मेथड। तो प्रोटिस्टा में ज़्यादातर असेक्सुअल तरीका ही देखा गया है। और अजीब बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि सेक्सुअल मेथड ये बहुत रेयर यूज़ करते हैं। और कब यूज़ करते हैं? जब ये स्ट्रेस में होते हैं, दबाव में होते हैं, तब ही ये तरीका यूज़ करते हैं अपनी जनरेशन रेस करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड्स के इतने सारे पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, आई होप सो। ये आप देख सकते हैं, केल्प की एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। केल्प जो है ये एक एक्वेटिक प्रोटिस्टा है जिसकी हाइट 100 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। अब आप यहाँ देखकर ये समझ रहे होंगे कि तो प्रोटिस्टा नहीं है तो प्लांट की तरह दिख रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि प्रोटिस्ट जो है प्लांट की तरह भी दिख सकते हैं, एनिमल की तरह भी दिख सकते हैं, फंगी की तरह भी दिख सकते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज, ये ना तो प्लांट है, ना एनिमल है, ना फंगी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक अलग ही ग्रुप है, सेकेंड नंबर ग्रुप 5 किंगडम सिस्टम में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा को अगर आपने केल्प को KELP केल्प को अगर आपने देख लिया है तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि प्रोटिस्टा की कितनी क्लासेस है। डियर स्टूडेंट, प्रोटिस्टा की ये क्लासेस है, वन बाय वन हम देखते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट की तरह दिखते हैं। उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल की तरह दिखते हैं। उसके बाद है फंगी लाइक प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्ट जो फंगी की तरह दिखते हैं। उसके बाद है डायनोफ्लैजिलेट्स और लास्ट में आता है यूग्लिनॉइड्स। ये 5 इसकी क्लासेस हैं, यानी इसकी 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन सभी क्लासेस अपन देखते हैं। अब इसको प्लांट की तरह भी दिखता है तो प्लांट की कैरेक्टर कुछ इसमें होंगी, इसीलिए इसको प्लांट की तरह बोलते हैं। एनिमल की तरह दिखता है तो एनिमल की तरह होंगी, इसलिए एनिमल। फंगी की तरह लाइकवाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वन बाय वन हम सभी क्लासेस यहाँ पर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट प्रोटिस्टा लाइक अ प्लांट। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्राइसोफाइट्स भी इसको बोला जाता है, जो प्लांट की तरह दिखते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आती है, दे आर कॉमनली टर्म्स एज फाइटोप्लैंक्टन्स। इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, यानी ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट की तरह दिखते हैं, क्योंकि फाइटो मीन्स होता है प्लांट, तो ये प्लांट की तरह दिखने वाले प्रोटिस्टा है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से इनको देखना पड़ता है। एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब ये है कि प्लांट की तरह प्रोटिस्ट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नेचर दिखाते हैं। अब फोटोसिंथेटिक नेचर का डियर स्टूडेंट्स मीनिंग यहाँ पर ये आता है कि फोटोसिंथेटिक नेचर मीन्स ये प्लांट की तरह अपना फूड अपने बॉडी में ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट भी अपना फूड खुद ही तैयार करते हैं सनलाइट में। तो ये प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो अपना प्लांट की ये कॉपी करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए इसको
माइक्रो इसलिए इसको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर इन द ओशन। और डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि ओशन में, समंदर में ये सबसे बहुत बड़े जो है प्रोड्यूसर है दुनिया में। डियर स्टूडेंट्स, 3-4 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। एक है प्रोड्यूसर जो दुनिया में फूड तैयार करते हैं, खाना तैयार करते हैं। और दूसरा है वो जो फूड तैयार करते हैं उनको खाने वाले कंज्यूमर। तो ये जो है ये जो प्रोटिस्टा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, ये प्रोड्यूसर में आते हैं। समुंदर में फूड तैयार करने वाले ये प्रोड्यूसर हैं। इसका मतलब ये प्रोटिस्टा पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड रहते हैं फूड पर्पस के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रेफर टू एज डाइटम्स एज दे हैव बॉडी वॉल मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको डाइटम्स बोलते हैं। डाइटम्स ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बॉडी वॉल जो होती है वो 2 सोप्स बॉक्स की तरह दिखती है, जिसमें फिटिंग होता है सिलिका का कवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रोटिस्टा को डाइटम से भी याद रख सकते हैं। ये डाइटम्स इसको बोलते हैं। डाइटोमेशियस अर्थ is nothing but these shells left behind for so many years। कई सालों से जो है डायमेटेशियस अर्थ, ये इसका मीनिंग ये है कि दी शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी ईयर्स। ये जो शेल्स है, इनके जो कवर होते हैं, इन्होंने कई सालों से दुनिया में जो है देखे गए हैं डाइटम्स के लिए। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट, डायमेटिशियस अर्थ इज़ ग्रैन्युलर, हेंस फाइंड्स यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको अक्सर देखा गया है कि ये पॉलिशिंग करने के लिए यूज़ होते हैं और फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो प्लांट की तरह दिखने वाली एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस स्लाइड